सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 3 इसके 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, व्हेन पीपल रेबेल 1857 एंड आफ्टर। आज हम इसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। 1857 के विद्रोह के कारण, रीजन फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857, राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की लैप्स नीति से भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी, इसीलिए वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे। झांसी की रानी को दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा न मिली, अतः वो भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे। सतारा और नागपुर की रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली गई थी, इसलिए वहाँ के शासक भी अंग्रेज़ों के शत्रु बन गए थे। ज़मींदार तथा सरदार भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे, क्योंकि उनकी भूमि छीन ली गई थी। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि अपनाई थी, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारी भारतीय रियासतें जैसे अवध, हैदराबाद इत्यादि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए थे। वैसे ही लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि अपनाई थी और उसके अंतर्गत उन्होंने किसी भी रजवाड़ों को दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा नहीं दी थी और दत्तक पुत्र को अपने जो है साम्राज्य का शासक बनाने की उन्होंने अनुमति नहीं दी थी। इसलिए लॉर्ड डलहौजी की नीति के कारण सतारा को 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी की रियासत को 1853 में अंग्रेजी शासन में मिला लिया। इसी के असंतोष के कारण ये जो शासक थे वे शासक वर्ग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। वैसे ही नाना साहब पेशवा की उन्होंने पेंशन बंद कर दी थी, जो कि उनके दत्तक पुत्र थे। तो इस तरह से उन्होंने इनके असंतोष के कारण 1857 की क्रांति का ये मुख्य कारण बना। Political reason. Dissatisfaction among the Indian rulers was fueled by Lord Wellesley's subsidiaries treaty and Lord Dalhousie's lapse policy. Lord Dalhousie adopted the subsidiary policy after the Battle of Buxar, and according to this policy, the several Indian princely states were merged into the East Indian Company territory. Similarly, the Governor General Lord Dalhousie also adopted the doctrine of lapse. According to it, any prince who die without any legitimate heir to the throne, their territory will ultimately merge into the East Indian Company Empire or the British Empire. Accordingly, Satara during 1848, Sambalpur during 1850, Udaipur during 1852, Nagpur during 1853 and Jhansi 1854 was merged into the East Indian Company or the British Empire territory. Nana Sahib pensions was also discontinued because he was the adopted son of the Peshwa, and he was also against the British. The Queen of Jhansi did not get permission to adopt the son, so she too was against the British. After the death of her husband Gangadhar Rao Navalkar, the British government didn't allowed her to adopt the son and to consider them the legitimate heir to the throne. That's why she too was against the British. The princely states of Satara and Nagpur was merged into the British Empire. So the rulers there become enemies of the British. Zamindars and Sardars were also against the British because their land were taken away due to the
land policy adopted by the British government. These zamindars have to pay the due taxes, and the taxes were levied were too much high. They couldn't pay the taxes on the time. As a result, their land being snatched away by the British government, and that's why they were against the British Empire. राजनीतिक कारण, कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाए। 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी को भी बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। तो ये भी दो कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई, क्योंकि लोगों के मन में बहादुर शाह जफ़र के प्रति काफ़ी आदर था, और जब उन्हें इस प्रकार से निष्कासित करने की योजनाएं बनाई जा रही थी, सिक्कों पर से उनका नाम हटाया जा रहा था, तो इसलिए जनता में जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रकार के गुस्से की लहर जो है लाजमी थी। और इसी के कारण जो भारतीय रियासतें थी, विभिन्न भारतीय रियासतें थी, वो बहादुर शाह जफ़र के झंडे तले ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गई। The name of the Mughal emperor was removed from the coins issued by the company. In 1849, Governor General Lord Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, his family should be removed from the Red Fort and settled elsewhere, since there was a emotional sentiment regarding the Mughal Empire among the people, and this step of the British government rose a scent of the resentment among the other rulers and among the peoples of the country, and that's why they rose against the British Empire. In 1856, Governor General Lord Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal emperor. After his death, no one should be considered a king. He would be recognized only as प्रिंस। आइए अब हम जानते हैं 1857 ईस्वी के आर्थिक कारण क्या थे। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड का बना मशीनी माल सस्ता हो गया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अंग्रेजी माल अधिक बिकने लगा और भारतीय उद्योग लगभग ठप हो गए। भारतीय कारीगरों के रोज़गार छिन्न भिन्न हो गए और वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड के मैनचेस्टर पे बहुत बड़े पैमाने पर वस्त्र उद्योग शुरू हुआ और भी प्रकार की रोज़मर्रा की वस्तुओं का निर्माण मशीनों पर शुरू हुआ, और वो उसके कारण इंग्लैंड में अति उत्पादन हुआ और उन्होंने अफ्रीका और भारत को बाज़ार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि वे मशीनों से बने थे, सस्ते थे और भारतीय जो उत्पाद थे वो उनके मुकाबले काफ़ी महंगे साबित हुए। इसलिए उनके आने के कारण हमारे सूती वस्त्र उद्योग, हमारे बाकी के जो उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग, ये पूरी तरह से ठप हो गए और वहाँ के कारीगर लगभग बेरोज़गार हो गए। अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीति के कारण भारत का व्यापार भी लगभग समाप्त हो गया। भारत के माल पर इंग्लैंड पहुंचने पर भारी शुल्क देना पड़ता था, जिससे भारतीय माल काफ़ी महंगा पड़ता था। परिणाम स्वरूप विदेशों में भारतीय माल की मांग घटने लगी और भारतीय व्यापार ठप होने लगा। देखिए 15वीं शताब्दी में हमारे भारतीय वस्तुओं की मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, खासकर वस्त्र उद्योग की, और इसीलिए इंग्लैंड के व्यापारियों ने अपनी सरकार से ये अनुमोदन किया कि वो एक प्रकार भारतीय उत्पाद पर
प्रतिबंध लगाए और इसीलिए 1720 ईस्वी में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक कैलिको अधिनियम पारित किया, जिसके कारण भारतीय वस्त्र उद्योग पर भारी आयात शुल्क लगा दिया गया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसी के कारण हमारा जो भारतीय वस्त्र उद्योग पूर्णतः ठप हो गया। ये तो वस्त्र उद्योग के बारे में था। और भी अन्य भारतीय वस्त्रों पर इसी प्रकार, भारतीय उत्पादों पर इसी प्रकार के संरक्षी नीतियाँ अपनाई गई, जिसके कारण भारतीय उत्पाद का विदेशों में मांग तेज़ी से घटने लगी और इस तरह से ये उद्योग पूरी तरह से धाराशायी हो गए। इकोनॉमिक रीज़न: due to the Industrial Revolution, the machined goods of England became cheaper. The result was that English goods sold more and the Indian industries was almost stagnated. The job of artisans was shattered and against the British, and their people rose against the British. Since the small industries of the Indian community, they were very much affected by the British policies, and they couldn't sold their products in the European markets. They were very much expensive in comparative to the British counterpart, and as a result all the associated artisans, workers, they were unemployed, and they had to work in the industries as a laborers for British, and that's why they have what you say, a resentment against the British tyrannical rule. India's state had also almost ended due to the British trade policy. There was heavy duty on Indian goods to reach England, making Indian goods very expensive. As a result, the demand for Indian goods abroad began to decline, and Indian trade came to stand still. Say in 1720, a British government passed a British Parliament passed a law in England that and that law was known as Calico law, and this law banned on the import of the Indian textile goods in the England, and similarly they have imposed a very heavy excise duty and import duty upon the Indian goods. That's why Indian goods became very much expensive, and as a result it was very badly hampered, and all the local weavers like Saleh, Tati, Kaikolar, they were unemployed, and they couldn't sold their goods in the Indian markets also, and as a result they closed down their industry and turned into the casual laborers in the industries of the British government, and that's why they had also a sort of resentment against the British regime. अंग्रेजों के शासनकाल में ज़मींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। वे एक निश्चित कर सरकारी खजाने में जमा कराते थे। परिणाम स्वरूप किसान लगातार पिस रहे थे, इसीलिए वे भी इस अत्याचार से मुक्ति पाना चाहते थे। जैसे हमने अभी पिछले पाठ में पढ़ा चार्ल्स कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, जहाँ पर राजाओं और तालुकदारों को ज़मींदार के रूप में उन्होंने अंग्रेज़ों ने जिम्मेदारी दी कि वे निश्चित कर किसानों से एकत्रित करके सरकारी खजाने में जमा करें। वैसे ही हमने होल्ट मैगज़ीन की महालवारी नीति, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो की रैयतवारी व्यवस्था, इसमें हमने ये अंग्रेज़ों की कराधान नीतियों के बारे में पढ़ा। अभी जब ये किसान हो या ज़मींदार हो या ये निश्चित कर सरकारी खजाने में नहीं जमा कर पाते थे, तो उनकी ज़मीन सरकार छीन लेती थी और उसको फिर वो
बटाई पर भूमिहीन किसानों को खेती करने के लिए दे देती थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे ज़मींदार हो गए, किसान हो गए, उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी, उनकी वे भूमिहीन हो गए थे, जिसके कारण उनकी आर्थिक परिस्थिति काफ़ी गिर चुकी थी और इसीलिए वे भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे। भारतीय जनता पर भारी कर लगा दिया था। कर इतने अधिक थे कि लोगों का निर्वाह भी कठिन हो गया था। तो ये जो आर्थिक कारण थे, इन्हीं आर्थिक कारणों के चलते भारतीय जनता के मन में अंग्रेज़ों के प्रति एक प्रकार का गुस्सा था और ये गुस्सा एक क्रांति के रूप में सामने आया। During the British rule, the landlords were considered as the owners of the land. They used to deposit a fixed tax in the government treasury. As a result, the farmers were continuously crushed. That is why they also wanted to get rid of this atrocity. Since we had learned in our previous lesson how Charles Cornwallis launched a permanent settlement policy. After that, in 1822, Holt Mackenzie introduced Mahalwari system, and after that, Alexander Reed and Thomas Munro introduced the rate-wari system. In all this revenue system, the British government has made a policy to reap more and more higher amount of the taxes from the farmers and landlords. When the landlords and farmers couldn't pay the due amount of the taxes into the government treasury, their land was confiscated by the British Empire. As a result, they turned the landless laborers. Their economic condition decreased day in and day out, and that's why, due to this tyrannical policies of the revenue system adopted by the British government, the farmers rose against, zamindars rose against the British Empire. Similarly, these people, farmers and zamindar, don't have the right even to sow the crop of their own choice. They have to depend upon the instructions of the British government, and they had to sow only the commercial crops which is required as a raw material for the British industries. This was the main reason for the resentment among the farmers and the zamindars. Indian peoples were heavily taxed. Taxes were so high that the subsistence of the people also became difficult. अब हम बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में बहुत सारी ईसाई मिशनरियाँ भारत में आई। उनके साथ ईसाई पादरी भारतवासियों को लालच देकर उन्हें ईसाई बना रहे थे। विलियम बेंटिक ने अनेक समाज सुधार किए। उन्होंने 1827 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। 1830 में उन्होंने बाल विवाह पर भी रोक लगा दी। हिंदुओं ने इन सब बातों को अपने धर्म के विरुद्ध समझा। उन्होंने समझा कि ये हमारे जो धर्म में अतिक्रमण कर रहे हैं और पूरे भारतीय समाज को ईसाई बना रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी भारतवासियों में असंतोष फैल गया। उन्हें विश्वास हो गया कि अंग्रेज उन्हें अवश्य ईसाई बनाना चाहते थे। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारतीय पाठशालाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। नई शिक्षा के संबंध में नई नीतियाँ उन्होंने लागू की। यहाँ पर जितने भी जो पाठशालाएँ थीं, उन्हें पाठशालाओं की जगह पर उन्होंने मिशनरी स्कूल स्थापित किए। वहाँ पर वे अंग्रेजी और उनके धर्म के बारे में वो शिक्षा देने लगे और इसीलिए भारतीयों ने उसे अपने धर्म में अतिक्रमण समझा और वे भारतीय जनता के मन में एक प्रकार का एक गुस्सा ब्रिटिश शासन के बारे में पैदा हुआ। ईसाई प्रचारक ने अपने धर्म प्रचार करने के लिए हिंदू धर्म के ग्रंथों की घोर निंदा करते थे
और इस बात से भी भारतीय भड़क उठे, क्योंकि वे भारतीय जो धर्म को एक प्रकार की मिथ्या बताते थे, जिसमें कोई तर्क नहीं था, कोई वैज्ञानिक परिपाटी नहीं थी। इसीलिए वो उनका मजाक उड़ाया करते थे, और यही कारण था भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति ये गुस्से का। Social and religious reason. Christian clergy were luring Indians into Christianity. Several missionaries came in India to spread the Christianity in India. They gave several kinds of the insights to the people to accept the Christianity, and those who accept the Christianity, they were given the job opportunity in the British Empire. As a result, the people from other parts of the country, they have developed a reign of anger against the Indian regime, in the British regime, because they believe that the Britishers want to turn every Indian into Christianity. William Bentinck did many social reform. He stopped the practice of sati in 1827, and also promoted the child and also promoted the widow remarriage in 1830. Hindu understood all these things against their religion. The spread of English education also led to dissatisfaction among Indians. He was convinced, people was convinced that Britishers would like to convert them into Christianity. Christian preachers used to propagate their religion and severely condemn the text of Hindu religion. Indians should be enraged by this, and that's why all the Indians were enraged against the British policy of the social reform, because they believed that the British regime was turning them into the Christianity. सैनिक कारण 1856 में एक ऐसा कानून पारित किया गया जिसके अनुसार सैनिकों को लड़ने के लिए समुद्र पार भेजा जा सकता था, लेकिन हिंदू सैनिक समुद्र पार जाना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। इसीलिए भी जो है सैनिकों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति एक प्रकार का गुस्सा था, क्योंकि वे उन्हें अफ्रीका, फिर ये कंबोडिया, कोरिया, यहाँ पर चीन के कई दुर्गम भागों में उन्हें सैनिकों को भेजता था युद्ध करने के लिए, और वहाँ से जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा उनके परिवार को नहीं दिया जाता था, और इसीलिए ये भारतीयों के मन में उनके अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा था। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। सभी भारतीय सैनिकों के लिए एक ही रसोई और बैरक होते थे। अभी आप जानते हैं कि हमारा हिंदू समाज कई वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनके लिए केवल एक ही रसोई, जिस रसोई में ब्राह्मण सैनिक भोजन करता था या भोजन बनाता था, उसी रसोई में शूद्र भी भोजन करता था, या शूद्रों को भी भोजन बनाने के लिए नियुक्त किया जाता था। तो इससे भारतीय सैनिक भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप हमारी वर्ण व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। तो बैरक मतलब क्या, जिस स्थान पर सैनिक रहते हैं, एक ही बैरक में सभी वर्णों के, हिंदू के सभी वर्णों के सैनिकों को रखा जाता था। उनमें कोई अलग बैरक नहीं बनाई जाती थी, जैसे ब्राह्मणों के लिए अलग बैरक नहीं, शूद्रों के लिए अलग, सभी को एक ही बैरक में। तो इसके कारण भी भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा था। भारतीय सैनिकों को सेना नायक तक पदोन्नति नहीं दी जाती थी, यानी जब किसी भारतीय सैनिक को सेना में नियुक्त किया जाता था, उसे केवल मेजर सूबेदार तक ही बढ़ती दी जाती थी। सेना नायक के पोस्ट पर नहीं, ब्रिगेडियर, कमांडर, यहाँ तक उन्हें बढ़ती नहीं दी जाती थी। तो इसी भेदभाव के कारण भी जो है भारतीय सैनिकों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति एक प्रकार का गुस्सा था।
जबकि ब्रिटिश सैनिक एक सैनिक के पद पर यदि वो सेना में नियुक्त होता था तो वो ब्रिगेडियर कर्नल तक की उन्हें पदोन्नति दी जाती थी। तो ये सब असमानता को देखते हुए भारतीय सैनिकों के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के सामने ही उनकी सभ्यता का भी मजाक उड़ाते थे। यानी भारतीयों की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के धर्म, इन सभी का वो मजाक उड़ाया करते थे और इसीलिए भारतीय सैनिक को के मन में इनके प्रति गुस्सा था। Military reason. A law was passed in 1856 according to which soldiers could not be sent across the sea to fight, but Hindu soldiers thought that going against the sea was against their religion, and that's why they were against the British rule. Indian soldiers were paid less than ब्रिटिश सोल्जर, यानी भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सैनिकों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था। ये यानी इंडियन सोल्जर्स वर वेरी लेस पेड देन द ब्रिटिश का काउंटर पार्ट, एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन रोज द एंगर अमंग द इंडियन सोल्जर्स. There was only one kitchen and barrack for all Indian soldiers. See, you know that Indian society is divided into several varnas and several sects according to the Hindu ethics, like Vaishya, Shudra, Kshatriya, Brahman, etc. So all the persons who were employed as a soldiers in the British army, there was only one kitchen for all the sects. In the same kitchen, the Brahmin used to prepare a meal and take the meal, and in the same kitchen the Shudras also take the meal or the prepare meal. Similarly, there was only one barrack meant for all the Indian soldier, whether they are Brahmin, whether they are Shudras, they all live under the same roof, and that's why the anger, a sentiment of resentment rose against the British rule. Indian soldiers were not promoted as army commanders. As army commander, they were not given the promotion to the higher ranks. They were only given the promotion up to Havaldar or major or Subedar major only. But when the English soldiers were employed in the British army, they were given the promotion up to the colonel, brigadier, or chief of the army. So this discrimination among the soldiers rose the anger among the Indian soldiers. British officers used to make a fun of their civilization in front of the soldiers, and that's why they were against the British rule. तत्कालिक कारण. अब वो कौन सी घटना है जिसके कारण 1857 की क्रांति भड़क उठी? सैनिकों को नए कारतूस प्रयोग करने के लिए दिए गए, यानी उनके पास मैचलॉक और एनफील्ड जैसी जो बंदूकें थी, और उस बंदूकों में जो कारतूस है वो कारतूस उनको बंदूकों में डालने के पहले एक प्रकार का उस पर आवरण लगा होता है. उस आवरण को उनको दांतों से छील कर गोली को बंदूक में डालनी होती थी. और ये जो कारतूस होते थे उस कारतूस पर सूअर और गाय की चर्बी लगी होती थी. अभी गाय को हिंदू पवित्र मानते थे और मुस्लिम लोग सूअर को एक निकृष्ट प्राणी मानते थे. तो इनके जो है सेवन से, यानी उनके चमड़े को दांतों से चबाना, इन दोनों के का धर्म भ्रष्ट होता था, और इसीलिए ये इन सैनिकों ने वो गोलियों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया. बैरकपुर की छावनी के कुछ सैनिकों ने जब इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया
अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ जो सेना कमांडर थे उन्होंने इन सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई। इससे क्या हो गया, मंगल पांडे नाम का एक सैनिक है, उसने क्रोध में आकर 29 मार्च 1857 ईस्वी को एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 मई 1857 को उसे इस आरोप में फांसी दे दी गई और उनके फांसी के विरोध में पूरे भारतीय जनता अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई और उन्होंने 10 मई 1857 को अंग्रेज़ों के खिलाफ एक महान क्रांति के आयोजन किया जिसे ब्रिटिश सरकार उसे संभाल नहीं पाई। Soldiers were given to use new cartridges, and these cartridges were smeared with pig and cow's fat. Since Hindus consider cow as a holy animal and Muslims consider the pig as a pig as not so holy animal, and that's why they both rose against the British rule. Some soldiers of Barakpur cantonment refused to use such kind of the cartridges. That's why on 29th March 1857, a soldier named Mangal Pandey killed an English officer in anger, and on 8th May 1857 he was hanged on this charge. As a result, a countrywide revolt broke out on 10th of May 1857. Everywhere there was a revolt against the British rule. Soldiers gave up their arms and they rose against the British rule, and they marched towards Delhi to help the army of the Mughal Empire, Bahadur Shah Zafar, and this led to the beginning of the 1857 revolt. इस तरह से ये हमारा प्रथम भाग समाप्त हुआ। आप इसके मुख्य मुद्दों को एक बार पढ़िए, याद कीजिए और अपनी नोटबुक में उतारिए। धन्यवाद।